भारत है, वैसे हमारा आज का सबसे प्रिय टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव का जो पाचन तंत्र है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग अतुल। ठीक, तो आप सब लोगों से मन की बात करूंगी। पहला क्वेश्चन आप सभी से यही है मेरे पास में। फिलहाल तो शाम के 4 बज गए हैं, हमारे पास में कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे जनाब भी होते हैं जो कि सुबह की जगह जाते हैं शाम में। तो कोई शाम वाला है क्या जिसको शाम की घंटी आ गई है, मॉर्निंग की कॉल नहीं आई है तो इवनिंग की कॉल आ गई है, या इवनिंग की कॉल नहीं तो इवनिंग की नेचर्स कॉल आ गई है? एनीवन हियर? कोई भी हो जिसका जो समय है वो मतलब रात भर जगता है तो दिन में सोएगा, दिन में सोएगा तो सोने के बाद में उठेगा तो फिर इवनिंग कॉल आएगी ही आएगी। है क्या कोई ऐसा? ठीक है, ऐसा है क्या कोई? जल्दी से बताइए। चलो चलो जल्दी से बताओ, तो चलो जल्दी से कि हाँ मैम मैं तो शाम में जाता हूँ। गुड आफ्टरनून, नहीं गुड इवनिंग हो गया आज। कोई नहीं है यार, तुम लोग कैसे बच्चों। देखो बड़ा प्यारा सा शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत प्यार से, कहते हैं मॉर्निंग कॉल। ठीक है, जिसकी क्रियाविधि, जिसकी हरकतें सही होती हैं, वो रात में जल्दी खाना खाता है, जल्दी ही सो जाता है, और सुबह सुबह उसकी आती है घंटी, और घंटी के बाद में वो सीधे सीधे जाता है कहाँ पे? आपके, ठीक है, सीधे सीधे जाता है कहाँ पे? आपके वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में आपका धमा चौकड़ी मचाता है, जो भी जिस तरीके से वो करता है वो करता होगा फिलहाल। सो मॉर्निंग कॉल की बात हुई है तो आपको समझ में आ ही गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आपके पाचन तंत्र को, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। कैसा डाइजेशन चल रहा है, कैसा डाइजेशन नहीं चल रहा। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं दूंगी आज। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे करना आप लोग कि मैम ये ऐसा क्यों आ गया है। ठीक है, फिलहाल सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एक बेटा बहुत सिंपल सी छोटी सी क्वेश्चन को समझना। देखो, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इस चीज को मानते हो सब लोग? कि मैम जो छोटी छोटी सी ड्रॉप्स होती है ना, उससे एक बड़ा सा जो मटका होता है, घड़ा जो होता है वो बन जाता है। हम बूंद बूंद से घड़े को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से आपकी छोटे छोटे प्रयासों से, आपकी छोटी छोटी प्रैक्टिस से आपका जो डेटा होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए, लंबे समय के लिए आपके दिमाग में बस जाता है, आपको याद हो जाता है। तो सिंपली अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूंगी, मतलब ह्यूमन बॉडी की बात करूंगी, तो हम क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी की जो प्राइमरी यूनिट होती है वो क्या होती है? सभी को पता होगा व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी? किसी को पता है कि हमारे शरीर की जो प्राइमरी यूनिट होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, प्राथमिक इकाई, प्राथमिक इकाई, या आप इसी को बोलोगे प्राइमरी यूनिट, क्या होती है आपकी बॉडी की? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। वेरी नाइस बेटा, सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। और आपको पता है कि जब हम लोग एन नंबर ऑफ सेल्स मिला लेते हैं, मतलब आप बोलोगे जब हम मल्टीपल सेल्स मिला लेते हैं, तो मल्टीपल सेल को मिलाने के बाद में जो बनता है उसको हम पता है क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, हम जब मल्टीपल टिश्यूज को मिला लेते हैं, क्या करते हैं? हम जब मल्टीपल टिश्यूज को मिला लेते हैं तो बनता है क्या बेटा? बनता है आपका एक सिंपल सा ऑर्गन। ठीक है, और जब हम लोग मल्टीपल ऑर्गन्स को मिलाते हैं द सेम वे, क्या करते हैं? हम जब मल्टीपल ऑर्गन्स को मिला लेते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? हमारे पास में बनता है एक सिस्टम। और जब हम बात करते हैं मल्टीपल सिस्टम्स की, यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स मिला लिए, जैसा कि एग्जांपल है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ये सारे सिस्टम हो गए। तो जब हमारे मल्टीपल सिस्टम्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है आपकी? फटाफट से बताइए। मल्टीपल सिस्टम्स मिलने के बाद में बनती है हमारी बॉडी। सो हमारी बॉडी में अगर हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारी बॉडी का क्या है? बहुत सारे सिस्टम्स में से एक पार्ट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सभी को क्लियर है बेटा? हिंदी इंग्लिश में जिसको भी समस्या है तो बताना है कि मैम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड योर पेस इज टू हाई, लेट मी नो वंस। ठीक है, ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाय रतिवाल, आ जाओ बेटा। ठीक है, अब आ जाओ। अब आते हैं, बात करते हैं किसके? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारे पाचन तंत्र की। तो एक सिंपल सा बात है, यहाँ पे मैं क्या करती थी, वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा हमेशा से प्रयास रहता था आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए प्रयास इन द सेंस कि अगर आप लोगों को रिलेट करके बताऊंगी तो चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो हमारे पास में हमारा बच्चा है, आज अभिनव ने काम गलत किया है तो मैं एग्जाम्पल लूंगी किसको? आपके अभिनव को। ठीक है, अभिनव हमारा आज का क्लास का इशू है। ठीक, तो भाई अभिनव भैया आए, और ये अभिनव की नाक, और ये अभिनव के होठ, और ये अभिनव की चिन,
और चिन के बाद में ये अभिनव की गर्दन, और उसके बाद में यहाँ पे बना है आपका माउथ, क्योंकि माउथ है तो माउथ कैविटी भी है। सो यहाँ पे आपकी एक बॉडी है। फिर इसके नीचे हम लोग जाएंगे तो आपको एक और बॉडी मिलेगी। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, डायाफ्राम। क्या मिलेगा, डायाफ्राम मिलेगा। फिर ये है आपका लीवर, और ये है आपका क्या, अमाशय। ठीक है। इस अमाशय के नीचे जाओगे ना तो आप लोगों को फिर से क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसमें हम लोग ऐसे करेंगे। और ऐसे करने के बाद में मैं आपको बता दे रही हूँ मैं कैसे कैसे करने वाली हूँ चीजों को। ठीक है, ये ऑर्गन आपको नजर आ रहा होगा, ये पाइपलाइन समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखो भाई, आंखें माथे पे बना दी है मैंने। ठीक है, अभिनव तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिमाग के पास में है क्या भाई? चलो, ये रही अभिनव की आंखें। ठीक है, मैंने नथ पहना दी अभिनव को। सो फटाफट से अभिनव ने क्या किया कि अभिनव ने खाना खाया। खाना कहाँ से खाया बेटा, माउथ से खाया। सबसे पहले आप खाना क्या करते हो, माउथ से खाते हो। माउथ से खाना खाते हो, माउथ के बाद में आपके मुंह के अंदर भर जाता है तो गाल में हो जाता है बेटा मुख। मुख मतलब मुख, माउथ। ठीक है, उसके बाद में ये हो जाता है आपका क्या, माउथ कैविटी। ठीक है, मुख गुहा। क्या होती है, मुख गुहा। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माउथ कैविटी। ठीक है, फिर ये जो आपको नजर आ रहा है, छोटी सी कीप नजर आ रही है ना, इस कीप को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, FAFHARYNX। ठीक है, फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। ग्रास होता है ना, कहते हैं कि अपने आप ग्रास निकाल दो तो ग्रसनी हो गई। फिर अगर आप इसको देखोगे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, या इसी को आप बोल सकते हो क्या, ग्रास नली। पाइप है छोटा सा। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डायाफ्राम बोलते हैं, तो आप इसको डायाफ्राम लिख लीजिए, या हिंदी में भी डायाफ्राम या डायफ्राम। ये रहा हमारा लीवर। वो गाना नहीं गाते कि दिल जिगर नजर क्या है, तो वो लीवर है। जिगर जो होता है ना, वो जिगर होता है, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। सो ये जो लीवर आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये जो आपका जिगर नजर आ रहा है, वो दिल नहीं होता बेटा। पता नहीं बॉलीवुड वालों ने पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल भी बायो नहीं पढ़ा। उनको लगता है कि नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। जिगर के पास में आपका अमाशय होता है, आपका स्टमक होता है। तो लीजिए, आपका स्टमक है, जिसको आपने बोला क्या, अमाशय। ठीक है, देन इधर आप अगर आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक वॉल्व मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरस वॉल्व। क्या बोलते हैं, पाइलोरस। इसका काम बताऊंगी तो मजा आ जाएगा आप लोगों को जान करके। पाइलोरस वॉल्व। ठीक है, वॉल्व एक तरीके की वॉल होती है, दीवार होती है, एक फ्लैप होता है बेसिकली। ठीक है, एंड ये जो आपको नजर आ रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाहर वाली साइड से, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, या इसी को आप बोलोगे बड़ी आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हमारी बड़ी आंत है। और ये जो बीच में गुचड़ मुचड़ नजर आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, या आप बोलोगे छोटी आंत, या आप बोलोगे क्षुद्रांत। ठीक है, क्या बोलोगे, छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत। ये रहा आपका एनस, जहां से आप सुबह सुबह क्या करते हो, मल त्याग कर देते हो। सो दिस स्ट्रक्चर इज जनरली कि अंडरस्टैंड करें, कि हम समझे कि हाँ भाई, अगर हमारा जो खाना है वो कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे निकल रहा है, उसको डिस्कस करने के लिए आपका बना हुआ है। सो फिलहाल इधर आपको एक क्लियर इमेज नजर आ रही होगी, आ रही है सभी को क्लियर इमेज? यहाँ पे क्लियर इमेज नजर आ रही सभी लोगों को बेटा, कि हमारे पास में मैम माउथ भी है, हमारे पास में माउथ कैविटी भी है, हमारे पास में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ईसोफेगस है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, लीवर, सब कुछ नजर आ रहा है सभी लोगों को इमेज में। आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा, प्रॉपर इमेज नजर आ रही होगी। ठीक है, देखो बेटा, तो जनरली हम ऐसा कहते हैं कि भाई खाना खाना बड़ा आसान है। आज मम्मी ने दही बड़े बनाए थे। ठीक है, दही बड़े खाए मैंने, दही बड़े के साथ में मम्मी ने आज छोले बनाए थे, मैंने छोले खाए। मैंने पूड़ी खाई, मैंने परवल की सब्जी खाई, और परवल की सब्जी के साथ में मेरे पास में क्या था, मेरे पास में था कल भगवान जी की छठी थी तो उसी का बचा हुआ था, कल का खाना था, बट बहुत टेस्टी बना था तो वो हमने आज भी खाया। तो उसके साथ में मेरे पास में था सूजी का हलवा। तो इतनी सारी चीजें खाई, बनाने वाले को बड़ा समय लगा, बट आपको क्या पता है, आपका जो ये शरीर है, उस शरीर को इतनी सारी चीजों को डाइजेस्ट करने में कितने सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, कितने सारी चीजें आपकी जब हम लोग पूरी करते हैं तब हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, और वो स्टूल के फॉर्मेट में आपकी बॉडी से क्या हो जाता है, डिफिकेट हो जाता है, आउट हो जाता है। तो बेसिकली
हाँ, सेम आपने भी खाया, चलो बहुत बढ़िया बात। तो मानव का जो पाचन तंत्र है, इसमें पोषण के 5 चरण होते हैं, दैट इज 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपके होते हैं मानव शरीर में डाइजेशन को लेकर के। तो पहला स्टेप क्या है? इंजेशन, मतलब अंदर गया खाना। दूसरा क्या होता है? डाइजेशन, मतलब उस खाने का पाचन हो गया। पाचन क्यों किया हमने? ताकि शरीर को पोषण पदार्थ मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो उसके लिए हमने बोला क्या है हमारे पास में? न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है। देन आता है आपका अब्सॉर्प्शन, यानी कि आपका अवशोषण, यानी कि हम उसको अब्सॉर्ब कर सके, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल सके। देन हमारे पास में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एस्टिमुलेशन, स्वांगीकरण। एंड उसके बाद में होती है मल त्याग की प्रक्रिया, मीन्स आपका सुबह सुबह की मॉर्निंग कॉल, दिन में 2-4 बार कॉल, और अगर आप शाम में भी जाते हो तो आपकी शाम में कॉल, कुछ लोगों को रात में भी आती है तो रात की कॉल। तो ये तो हो गए हमारे 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो सबको याद रखने की मैम पाचन तंत्र में आपके 5 स्टेप्स होते हैं। अब कोई मुझे ये बताएगा कि डाइजेशन की पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होती है? पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होती है? फटाफट से एनीवन। मतलब अब परिभाषा मैम बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, हम गूगल से जाएंगे उसको लिख करके आएंगे, तो भाई आपको बनावटी भाषा याद करने की जरूरत नहीं है। आप साधारण अपनी भाषा में चीजों को समझो और उसको याद करो। तो सिंपल सा क्या है कि आपके जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, आप बोलोगे कि सॉलिड फूड प्रोडक्ट्स को या फूड पार्टिकल्स को केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस के माध्यम से, ठीक है, एग्जैक्टली ऋषिकेश, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस के माध्यम से आपका, आप बोलोगे स्टूल में कन्वर्ट करना, या आपके शरीर में या भोज्य पदार्थों का रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मल के रूप में परिवर्तन करना ही पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको पाचन तंत्र की डेफिनेशन समझिए कि यू फर्स्ट ब्रेक द फूड, जो भी आपका था, इनटू स्मॉलर सेक्शन और पीसेस, उसके बाद में आप आगे बढ़ो और अपने बाकी के सारे काम किए। तो आई होप कि यहाँ पे आपको चित्र भी क्लियर होगा और आप लोगों को क्लियर होगा ये 5 चरण जो है वो भी क्लियर है। सभी को, सभी को क्लियर है? एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स होता भी, फूड कॉम्प्लेक्स कैसे होता है हम उसको भी समझेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से। देन बात करते हैं आपके एक एक ऑर्गन की, क्योंकि एसएससी ये नहीं पूछता कि चलो भाई पाचन की परिभाषा बताओ। एसएससी आपसे ये पूछेगा कि जो भी खाना आप खा रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका आउटकम क्या निकल रहा है। तो पहली चीज, डाइजेशन के इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास में 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। अगेन मैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बोल रही हूँ कि एक तरफ एक सेट ऑफ ऑर्गन बनता है, उनका एक अलग काम होता है, दूसरी तरफ आपका एक अलग सेट ऑफ ऑर्गन होता है, उनका अलग काम होता है। जैसे मैंने बोला कि डाइजेशन करने के लिए आपके एक तरफ तो आती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। ठीक है, और दूसरी तरफ जो होती है हमारे पास में उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि पाचन ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? पाचन ग्रंथियां। ठीक है, तो ये हमारे 2 सेट ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो मिल करके आपका कंप्लीट डाइजेशन को कंप्लीट फॉर्म देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को। सो भाई जनरली अब यहाँ पे सारी चीजें स्लाइड में लिखी हुई हैं। पहले मैं क्या करती थी, मैं आपसे पूछती थी कि आपकी हाइट कितनी है। क्यों भाई, किसके किसके कितनी हाइट है? मेरी हाइट 5.5 है। सो हो सकता है हमारी क्लास में कुछ लड़कियां हो जिनकी हाइट 5.6 भी हो, कुछ बच्चों की हाइट 5.7 भी हो, 5.8 भी हो। इनफैक्ट मेल्स जो है क्लास के उनकी हाइट 6 तक भी होगी। किसी की 6 फुट हाइट है? क्यों भाई, किसी की हाइट 6 फुट है यहाँ पे अपनी क्लास में? एनीवन हु हैव द हाइट, लाइक हाइट अराउंड 6 और 6.2134 ऐसे? वेरी, ऋषिकेश आपकी 6.4 है भाई साहब, बहुत ज्यादा हाइट है आपकी। तो 6 फुट 4 इंच, 5'3", 5'5" सेम है मैम, 5'8" आराध्या की, अमन की तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रियांशी की भी है। तो भाई हमारी इस हाइट के शरीर के बराबर से अगर आप देखोगे ना, इसकी तुलना करोगे, मैं तुलना कर पाऊं, कंपैरिजन कर पाऊं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी हाइट होगी 5'5", मैं फॉर एग्जांपल 5'5" ले रही हूँ, मेरी हाइट जितनी, लेकिन हमारी जो आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, वो एलिमेंट्री कैनाल बेटा 33 फीट लंबी होती है। आपके 5 फुट 5 इंच के शरीर में एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 33 फीट होती है। ठीक है, इस 33 फीट की जो स्टार्टिंग होती है वो माउथ से होती है, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पहले मैम माउथ, देन माउथ कैविटी, देन मैम फेरिंग्स, देन मैम ईसोफेगस, देन मैम स्मॉल आपका स्टमक, स्टमक के बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस, और आप अपने फूड को क्या कर देते हो? बाहर फेंक देते हो। तो आपका क्रम यहाँ पे लिखा है कि खाना सबसे पहले माउथ में जाएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, फिर आपके ग्रास नली में जाएगा, फिर स्टमक में, अमाशय में जाएगा, देन छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और गुदा के माध्यम से, एनस के माध्यम से आपके शरीर से आप बाहर उसको निकाल दोगे।
दूसरी तरफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि रासायनिक और भौतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से आप अपने खाने को डाइजेस्ट करते हो। तो केमिकल डाइजेशन हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स भी इंटरनली सिक्रीट हो रहे हैं। वो केमिकल्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? सिंपल सी बात है मैम, जो हमारे पास में पाचन ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वहां से सिक्रीट हो रहे हैं। सो अगर आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करोगे तो हमारे पास में कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, लीवर है आपका, पेनक्रियाज एंड ब्रूनर एंड लिवरकन ग्लैंड है। सो ये आपकी पूरी की पूरी ग्लैंड्स पड़ेंगी। अब यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन ये भी होगा कि मैम लीवर तो आपने लिखा ही नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगी बेटा कि लीवर जो होता है, जो आपका यकृत होता है, जो आपका जिगर होता है, वो जिगर आपकी आहार नाल में नहीं आता। उस जिगर से आपका एक पाइप आता है एंड वो पाइप क्या करता है, आपको सिक्रीट करता है स्पेसिफिक जूसेस को, जो कि हेल्प करते हैं आपके फूड को डाइजेस्ट करने में। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो रेज योर हैंड फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताओ, देन विल कंटिन्यू फर्दर। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक, मुझे क्या लगता नहीं कि किसी को कोई डाउट होगा, हमने बहुत ही बेसिक पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, हमने अच्छा पढ़ा है बट इन बेसिक फॉर्म। ठीक, नाउ बात करते हैं आपके, सबसे पहले आपके माउथ की। खाना खाते हो तो क्या होता है भाई? सबसे पहली बात देखो, मैं क्या गई, मैंने कहा कि आज बहुत ज्यादा खा लिया मैंने सब्जी अब्जी, तो अभी मुझे खाना है अंकल चिप्स। ठीक है, अंकल चिप्स खाए मैंने। अब एक बात बताओ, अंकल चिप्स मैंने पानी में डुबो डुबो के तो खाए नहीं है कि मैंने बिस्किट की तरह उनको पानी में डिप किया है और उसके बाद में खा रही हूँ, ऐसा मैंने खाया अंकल चिप्स? नहीं, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया। ठीक है, ठीक है, मैंने तो ऐसे तो खाया नहीं अंकल चिप्स। तो मैंने तो खाए कैसे? मैंने तो ड्राई अंकल चिप्स खाए। जैसे ही अंकल चिप्स आपके मुंह में जाते हैं, क्या होता है बेटा? मुंह में लाट पकने लगती है। कहते हैं आओ तुम मेरे मुंह में आओ, मैं तुमको गीला करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आपके मुंह में खाना या चिप्स जाते हैं, अंकल चिप्स जाते हैं, तो वो आपका जो माउथ होता है ना, माउथ पहली बात तो क्या करेगा, आपके खाने को गीला करेगा, वेट करेगा। और वेट करने के लिए होता है क्या हमारे पास में? हमारे पास में होते हैं जूसेस, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, या हम इसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सलाइवरी अमाइलेज, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, या फिर हम इसको बोलते हैं टाइलिन। ये जो टाइलिन होता है, इसका काम क्या होता है मैम? अंकल चिप्स खाए मैंने। अंकल चिप्स जनरली किससे बने होते हैं? आलू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू टाइप का जो आलू होता है। सो आलू जो होता है अंकल चिप्स में, वो क्या होता है बेटा? वो कैरी करता है आपका स्टार्च, और यहीं से हो जाता है काम स्टार्ट। स्टार्च यानी कि ये क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि क्या है ये आपका? ये है आपका पॉलीसेकेराइड। क्या है आपका? पॉलीसेकेराइड है। सो जैसे ही अंकल चिप्स आप खाते हो, आपका जो खाना होता है, आपका जो मुंह होता है, वो उसमें अंदर के चुभ जाता है। स्किन अंदर की बहुत सॉफ्ट होती है, तो हमारी स्किन में कोई भी खाना चुभ ना जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो माउथ होता है उसमें से निकलता है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन नाम का एक जूस। ठीक है, इस जूस का काम होता है कि ये क्या करेगा, ये आपके खाने में मौजूद स्टार्च को, विच इज पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, उसको कन्वर्ट करेगा इसमें, किसमें? आपका शुगर में। तो खाना आपका शुगर में कन्वर्ट कर देता। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। देन अगर आपके माउथ में माल्टेज है, यानी कि आपने माल्टेज आपके फूड में लिया है, तो वो माल्टेज को, माल्टेज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका एक और रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तीसरी चीज, पानी निकलता है। पानी निकलता है, आपके खाने को सॉफ्ट बनाता है, आपके लिए इजी हो जाता है। भाई मुंह तो बड़ा सा आपने खोल लिया, लेकिन अंदर की जो पाइपलाइन है वो तो आपको दिख नहीं रही है। तो माउथ से जो आपके इंटरनल बॉडी में खाना जाएगा, दैट शुड बी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होना चाहिए ना। तो फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे पास में जबान है, हमारे पास में जीभ है, जमीन नहीं है, जीभ है। लेकिन अगर ये जीभ ना हो तो हमारे फूड को अंदर ढकेलने का काम कौन करेगा? तो हमारे खाने को अंदर ढकेलने का काम करने के लिए हमारे पास में एक ऑर्गन होता है, इसको हम बोलते हैं टंग। अभी जो के जिनके पास में टंग नहीं होती है, दोज हु कैन नॉट स्पीक, बात नहीं कर सकते, उनके लिए आपका एक और एलिमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस को हम हिंदी में बोलते हैं श्लेष्म। क्या बोलते हैं? श्लेष्म। श्लेष्म का काम क्या होता है? आपके खाने को पूरा कोट कर देना, पूरी चारों तरफ से वो कवर कर देता है। उससे क्या होता है, आपका खाना एक तो पानी की वजह से सॉफ्ट होता है, दूसरा वो क्या हो जाता है, बहुत स्लिपरी हो जाता है, बहुत ज्यादा चिकनाहट आ जाती है आपके खाने में, जिससे वो खाना इजीली बहुत पतली पतली वेन्स के माध्यम से, या आप बोलोगे पाइप्स के माध्यम से, नॉट वेन्स, पाइप्स के माध्यम से वो आपके पेट में स्मूथली क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे वाटर और म्यूकस का काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि भाई बॉडी में क्या है? बॉडी में है मैम सीपीएफ, कंबाइंड पुलिस फोर्स,
नहीं नहीं मैम, सीपीएफ का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में मिनरल्स भी हैं, हमारे पास में वाटर भी है। अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास में मिनरल्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, विटामिन भी हैं हमारे पास में, ये सारी चीजें हैं। बट हम यहाँ पे सीपीएफ की बात करेंगे, मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, सीपीएफ। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके माउथ से स्टार्ट होता है, खाने से स्टार्ट हुआ। एक और क्वेश्चन आता है एसएससी में कि आपकी सलाइवा का पीएच कितना होता है, मतलब आपके माउथ में जो सलाइवा होता है व्हाट इज द पीएच। सो इसका पीएच होता है जनरली 6.3 से 7.3, विच इज कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। अब ये जो साइक्लिकली एसिडिक होता है ना, उसके पीछे का रीजन ये है कि आप जिस तरीके का खाना खाते हो, ठीक है, आप जिस तरीके का खाना खाते हो उस तरीके के खाने से आपकी सलाइवा का जो टेक्सचर होता है वो हो जाता है। आपने अगर ज्यादा कुछ मीठा ईठा खा लिया है ना, तो हम लोग कहते हैं कैविटी हो गई। कैविटी क्या है? डिकेइंग ऑफ टूथ है ना, आपका जो दांत है वो डिके हो रहा है, वो क्षय हो रहा है। क्यों क्षय हो रहा है? बिकॉज आपने खाने में ज्यादा मात्रा में स्वीटनेस ले ली थी, बैक्टीरियाज आए वहां पे, उन्होंने रिएक्ट किया, एसिड फॉर्म हुआ, और उस एसिड से आपका जो दांत है वो सड़ गया, वो गल गया, सो ऑन, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि आफ्टर एवरी मील आप क्या करो, आपके खाने को मतलब आप मुंह को ढंग से क्लीन करिए, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके दांतों का भी यहाँ पे विशेष योगदान है। मैं दांत आपको बता दूंगी, मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कैनाइन होते हैं या किस तरीके के होते हैं। सो बेसिकली दांत जो होते हैं उनका पर्पस ही होता है कि आप अपने फूड को बहुत ही छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करें, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, निगल जाते हैं कुत्तों की तरह, खाना खाया निगल लिया। मैं आजकल ऑगी को भी देख रही हूँ, ऑगी की भी हरकतें यही हो रही है, देखता है खाना ले लेता है, एक बार में खा लेता है, उसका वो दांतों से चबाता नहीं है। तो आप लोगों को चबाना है, ठीक है। यहाँ से मुझे एक स्टोरी याद आ गई, मैं ऑफलाइन में सुनाती थी, तुम लोग घिना जाओगे तो मैं सुनाऊंगी नहीं वो। बट बेसिकली आपका खाना तोड़ तोड़ के चबा चबा करके खाइए। 32 अगर दांत होते हैं, आपकी 32 ही होती है, तो 32 बार एटलीस्ट आप फूड को च्यू करो, बाइट करो या काट करो या कट करो पीसेस में, ठीक है। देन अब क्या हुआ बेटा, मैम ये तो हो गया आपका दांतों को चबाना यानी कि फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के साथ साथ में जो आपने केमिकल प्रोसेस के बारे में बोला, तो हमने बोला था हमारे पास में क्या होती है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। सो वो कहाँ से निकलता है बेटा? वो निकलता है आपकी सलाइवरी ग्लैंड से। किससे निकलता है? सलाइवरी या सलाइवा की हिसाब से आप बोलोगे सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। अब ये ग्लैंड कौन कौन सी हैं? मैंने इनिशियल लेवल पे आपको बताया था, एक तो हो गई आपकी कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आपके कानों के पास में होते हैं नीचे में, इसीलिए बरसात के मौसम में आप लोगों को क्या हो जाता है, आपको हो जाता है कि मैम वो हो गए, क्या कहते हैं, हम लोग खाना अंदर निगल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है कानों के नीचे से। तो फिर आप लोग क्या लगाते हो, आप यहाँ पे बेलाडोना लाइक आप समथिंग कुछ लगाते हो, मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो व्हाइट कलर का होता है उसमें ब्लैक ब्लैक होल होते हैं, पीछे से ब्लैक होता है, वो आपको यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस का काम करता है, एंड आपको जो चीजें होती है वो आराम से नीचे निकल जाती हैं, ठीक है, स्वेलिंग कम करता है बेसिकली। सो एक तो हो गई आपकी पैरोटिड ग्लैंड, मम्स, वेरी गुड अंजलि, तो वो आपके कानों के नीचे होती है। दूसरी क्या होती है, आपकी जबान बहुत चलती है, स्वाद लेने के अलावा भी, वैसे भी बहुत ज्यादा गर्ल्स हुआ, स्वाद लेने के अलावा भी बहुत सारा लाइक काम करती है। जब हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे, विल डिस्कस अबाउट द टंग एज वेल, कि जो टंग होती है उसके टिप पे कौन सा टेस्ट आता है, साइड्स पे कौन सा टेस्ट आता है, दिस विल आल्सो बी डिस्कस्ड फर्दर। बट यस, एट प्रेजेंट आपकी जो टंग होती है, आपकी जो जबान जबान होती है, उसके दोनों साइड्स में, साइड की तरफ में क्या होता है बेटा, आपकी एक ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल। हम बोलते हैं ना लिंग्विस्ट है, तो लिंग्विस्ट मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता है, ये जानती है, तो सब लिंगुअल मतलब आपकी जबान से संबंधित, जीभ से संबंधित आपकी ग्लैंड्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो लोअर जॉ होता है ना, नीचे वाला जो जबड़ा होता है, इसमें आपके दोनों साइड्स में मैक्सिमा हड्डी के निकट एक ग्लैंड पाई जाती है, दोनों दोनों तरफ में, उसको हम लोग बोलते हैं सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपकी पाई जाती है। तो ये तीनों ही मिलकर के क्या करती है, एकदम से आपका सलाइवा अमाइलिस थ्रो करने लगती है आपके मुंह में, और मुंह में खूब सारा पानी आ जाता है, जो खूब सारी लार आती है, उसमें खाना आपका आप बोलोगे सॉफ्ट होता है, देन उसको आप चबाते हो, पीसेस में ब्रेक करते हो, एंड देन आप आगे बढ़ते हो। क्लियर है इतना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये आपका हो गया। देन आते हैं, आप बात करते हो फेरेंक्स की, यानी कि ग्रसनी की। ग्रसनी एक तरीके से ये होता है बेटा कीप लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप करिए कीप। कीप के समान की होती है कि मैम छोटा सा एरिया है, उसको अंदर जाए खाना, या आप जब कभी भी, आप लोग ने अब तो शायद देखा ही नहीं होगा, इस तरीके की कीप देखी होगी, तो जब हम लोग को बड़े एरिया से छोटे एरिया में कोई चीज डालनी होती तो हम लोग पानी डालते थे इस कीप से, और वो पानी आपकी बॉटल में अंदर चला जाता था, ठीक है। तो ये कीप टाइप का एक बॉडी ऑर्गन होता है, जिसका काम क्या होता है,
आपका जो खाना, जो बड़ा सा मुंह है ना, वो एक कीक का ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे एक आपका पाइप लगा है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपका एक ऑर्गन है, इसको हमने बोला आपका फेरिंक्स। इस फेरिंक्स में सिर्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। सिंपल सा आपको याद रखना है, इसको आप कीप करिए, ठीक है। देन बात करेंगे ग्रास नली की, मीन्स आपकी ईसोफेगस की। ईसोफेगस अगेन एक बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है। इस पतली सी ट्यूब में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ मैम यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो खाना फंस गया तो बताओ, अगर ईसोफेगस में आपका खाना फंस गया तो बताओ, फूड पाइप जो है वहां पे खाना आपका फंस गया तो कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी से बताओ। खाना अगर फूड पाइप में फंस गया तो कैसे निकालोगे, जल्दी से बताइए, मैं बताऊं? हाँ वैसे ही आप समझ लो, अगर आपका खाना आपके पतले से पाइप में, जिसको हमने नाम दिया इसोफेगस, उसमें फंस गया तो क्या करोगे बताओ? अरे यार हार्पिक डालोगे, ऐसे फंटी मारोगे, साफ हो जाएगा। पानी पीकर नहीं, फंटी मार करके, ठीक है। समझ में आया? आप क्या करोगे, आप फंटी मारोगे, ऐसे चैम्बर को साफ करने के लिए फंटी मार करके पाइप को साफ करते हैं ना। कुमारी प्रीति सब हिंदी में ही है, ठीक है। तो आप पानी और डालोगे, यानी कि आप उसमें क्या करोगे, आप फंटी मारोगे, फंटी मारोगे तो नीचे आपका खाना चला जाएगा। अब मुंह के अंदर तो फंटी डाल नहीं सकते, फंटी, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आपका यही जो ईसोफेगस होता है ना, इसकी साइड वाली जो वॉल होती है, जो दीवार होती है ना, इनमें से बेटा निकलता है म्यूकस। म्यूकस यानी कि श्लेष्म। और ये जो श्लेष्म होता है, ये क्या करता है, खाने को इतना स्लिपरी बना देता है कि ऐसी वाली कंडीशन कभी आती ही नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, हम आपका मुंह के अंदर फंटी डालेंगे और उसको साफ करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आप बोलोगे कि श्लेष्म निकलता रहता है, वो आपका नीचे आ जाता है। नहीं, सच में नहीं पीना है, कोई ट्राई मत कर लेना, अरे मम्मी खाना फंस गया, चलो हार्पिक डाल करके साफ कर लेते हैं गला, ऐसा करना नहीं कोई, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें हुआ क्या यार, हार्पिक में वो पॉटी वाला टेस्ट नहीं, सॉरी, ऐसे उल्टियां मत करो, हार्पिक से उल्टियां नहीं होती, हार्पिक से मुंह कट जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, म्यूकस जो होता है, श्लेष्म जो होता है, वो आपकी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक फंटी है। फंटी से आप साफ साफ कर लो आपके गले को, खैर। इसके अलावा क्या होता है, आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी एनाकोंडा, ठीक है। आप अगर एनाकोंडा में देखोगे तो सांप जो होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, इंसान को एक साथ निगल लेता है। एक बार मुंह खोलता है और उसके अंदर इंसान चला जाता है। तो जब चला जाता है इंसान अंदर, तो एक प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाइलिसिस, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रम से खुलना, क्रम से बंद होना, खुलना बंद होना, खुलना बंद होना। तो उससे होता है क्या, कि मैंने, यानी कि सांप ने एक इंसान को अंदर लिया, अंदर लेने के बाद में वो क्या करेगा, पहले इस वाले अपने ऑर्गन को फोर्स करेगा, दबाएगा। जब वो दबाएगा ना, तो जो इंसान होगा उसको प्रेशर पड़ेगा अंदर की तरफ, तो वो अंदर जाएगा। फिर वो और दबाएगा, फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो आगे वाले एरिया को ओपन करेगा, वाइडन अप करेगा या खोलेगा, ताकि आपका जो इंसान है वो अंदर तक, उसके पेट तक पहुंच जाए। सांप के शरीर में बेटा वो दांतों से चबा चबा के इंसान को नहीं खाता। वो क्या करता है, वो अपने जो खाना होता है, जो भी उसका जानवर होता है, उसको, जो भी इंसान, जो भी उसका फूड होता है, उसको वो ले लेता है मुंह के अंदर और धीरे 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 उसको पेट तक पहुंचा देता है। वहीं पे वो क्या होता है, उसके पेट के जो केमिकल्स या जूसेस होते हैं ना, उससे वो गलता रहता है, गलता रहता है, गलता रहता है, और उससे उसको फूड मिल जाता है, ठीक है। ठीक है प्रिया, पी लो। अच्छा, प्रिया को पीऊ पिलाओगे तुम। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका इसोफेगस में क्रमाकुंचन या पेरिस्टाइलिसिस की प्रोसेस के थ्रू खाना आपका अंदर की तरफ जाता है। अब क्या होगा, अब आएगा आपका पेट। ये देख रहे हो, ये रहा आपका इसोफेगस, जो कि आपके पेट से क्या है, कनेक्टेड है, हियर, ठीक। ये वाला एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पे आपका पेट जो है वो इसोफेगस से कनेक्टेड है। सो अगर आप इसको देखोगे तो भाई देखो यहाँ पे कि इसोफेगस से पेट कनेक्टेड होता है। अगेन पेट में भी क्या होगा भाई, खाना बहुत मेहनत करके आया होता है, पहले तो मुंह ने चबाया होता है, मुंह ने चबाने के बाद में खाना बहुत थक गया होता है, धचके खाते हुए, गले की फेरिंग से निकलते हुए, मतलब ग्रास नली से निकलते हुए, आपकी ग्रसनी से निकलते हुए खाना इतना थक जाता है कि पेट में आने के बाद कहते हैं भैया हमसे ना हो पाएगा, हम तो करेंगे 2 से 3 घंटे का आराम। तो 2 to 3 आवर्स का वो क्या करता है, रेस्ट करता है, आराम करता है। और आराम करने के बाद में दिमाग सोचता है कि यार अब करा क्या जाए, तो करता क्या है, वो एक रस निकालता है, जिसको हम बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, चटर मटर रस नहीं है, ये जठर रस है। जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं, आपके निकलते हैं। अब इन एंजाइम्स का नाम क्या है मैम, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। फिर से क्या है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये एंजाइम के अंदर है, जठर रस के अंदर की बात है। कभी भी एग्जाम से पूछा जाएगा, याद करना है, ये आता है।
तो पेप्सिन जो होता है बेटा, उसका काम क्या होता है कि मैम हमने खाया था अंकल चिप्स, लेकिन अंकल चिप्स को मैंने कैसे खाया था, मैंने दाल में डुबो डुबो करके खाया था। किसमें खाया था? दाल में डुबो डुबो के खाया था मैंने। दाल के साथ में अंकल चिप्स पसंद है मुझको। तो दाल में क्या होती है बेटा? प्रोटीन। या आपने एग के साथ में खाया, एग में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो दाल या एग या कोई भी आइटम जिसमें प्रोटीन होता है, तो जब जैसे ही आपका खाना जो भी आपने दांतों से चबा चबा के छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया होता है, जैसे ही पेट में पहुंचता है 2-3 घंटे तो वो रेस्ट करता है। मीनवाइल उसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर रस निकल रहा होता है तो वो आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है, ओहो यानी कि इस इंसान ने अंकल चिप्स दाल में डुबो के खाए थे या एग फ्राई के साथ में अंकल चिप्स खाए हैं इस इंसान ने। तो अब ये जो खाना है इसमें जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेक करूंगा स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, आपका बड़ा पार्ट है, उस पार्ट को भी अगर आप केमिकली डिकम्पोज करोगे, छोटे छोटे सेक्शन में तोड़ोगे, तो हम बोलते हैं कि प्रोटीन में जो पेप्सिन होता है वो क्या कर देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना कि पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक करना। फिर क्या निकलता है? रेनिन। रेनिन क्या है? मैंने दाल और प्रोटीन खाने के साथ में, अंकल चिप्स खाने के साथ साथ में मैंने क्या किया, मैंने मिल्क शेक पिया। तो मुझे पता चला कि ये जो मिल्क शेक है, इस मिल्क शेक में क्या है, एक आप बोल सकते हो प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? जो खाना दूध होता है ना, दूध में एक प्रोटीन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं केसीन। तो मिल्क प्रोटीन केसीन को इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इनटू दही में। सॉलिड कर्ड में ये क्या कर देता है, दही जमा देता है। तो हम लोग कहते हैं रायता फैल गया, लो भैया। तो आपने क्या किया, पेप्सिन ने मैम प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक किया। रेनिन ने क्या किया, मिल्क प्रोटीन जिसका नाम है केसीन, उसको दही में कन्वर्ट किया। और आपने लाइपेज, क्योंकि अगर आपने पराठा खाया है या अंकल चिप्स खाया है तो उसमें भी काफी होता है फैट, तो उसको उसने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। किसको? फैट को। तो लाइपेज का काम हो गया डिकम्पोजिंग ऑफ फैट। देन आपका HCl भी निकलता है। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में आप लोगों को दूंगी। होमवर्क आपका आज भी यही होगा कि आपका जो लाइक स्टमक होता है उसमें कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर जनरली फाउंड इन योर स्टमक, और उन सेल्स में से वो कौन सी सेल होती हैं जो कि HCl का सिक्रीशन करती हैं। समझ रहे हो क्वेश्चन को? HCl का उत्सर्जन करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, क्या नाम होता है उसका, वो आपको आंसर करना होगा। सो HCl निकलता है और वो बैक्टीरिया को किल करता है जो कि आपके पेट में पहुंचता है। इससे हमें पता चलता है कि जो आपका पेट है, क्योंकि उसमें से HCl निकल रहा है, तो खाने का जो पीएच होता है पेट के अंदर का, वो होता है 0.9 से 1.5। क्लियर है? होमवर्क समझ में आया कि स्टमक में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें से वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो कि HCl का सिक्रीशन करती हैं। ये आपका होमवर्क है। देन किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम ओवर हो रहा है, मैं आगे भी कंटिन्यू कर रही हूँ इसको? अगर अदरवाइज अगर हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हम फिर आपकी कल वाली क्लास में सेकंड पार्ट हो जाएगा। नहीं बेटा मोनिका, बीटा सेल्स जो होती है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना ये? अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर मैं कल पढ़ाऊंगी सेकंड पार्ट, और अगर नॉर्मल लग रहा है इट्स ओके मैम कि हाँ मैम यहाँ से सफिशिएंट है, तो विल फिनिश इट हियर। ठीक है, जल्दी से बताओ, पेट तक आप आ चुके हो? पेट के बाद में जो अपने अगले चरण है, जिनमें हमारे पास में क्या है, ड्यूडेनम है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो बस यही वाले पार्ट है। अगर आपको लग रहा है कि मैम ज्यादा हो गया आज के लिए, छोड़ दीजिए, तो मैं छोड़ दूंगी, अदरवाइज मैं पूरा टॉपिक कवर कर दूंगी। कराऊं ना? चलो ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, सो हमारा खाना स्टमक तक आ गया। बेटा स्टमक तक आते आते खाने की दशा इतनी बदल जाती है कि आप क्या मैं क्या, हम कोई भी ना पहचान पाए कि हमारा खाना, जैसे हमने अंकल चिप्स खाए थे, जैसे हमने एग फ्राई खाया था, जैसे हमने दाल पी थी, जैसे हमने दही बड़े खाए थे, अब उनका रूप स्वरूप बिल्कुल चेंज हो चुका है। खाए थे हमने उनको ऐश्वर्या राय बना करके और निकाल दिया हमने उनको कुछ और करके। ठीक है, चलिए अब क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना स्टमक में, तो स्टमक और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके बीच में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक पार्ट होता है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेंजुलम और इलियम, 3 भाग होते हैं। उनमें से भी अगर हम बात करते हैं ड्यूडेनम की, ड्यूडेनम आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को किससे, आपके स्टमक से। तो इसी जगह में आपका एक फ्लैप पाया जाता है जिसको मैंने नाम आपको दिया था क्या, पाइलोरस, पाइलोरस वॉल्व। ठीक है, ये जो पाइलोरस कपाट होता है, या पाइलोरस आप बोलोगे कपाट या वॉल्व होता है, इसका काम क्या होता है, जो खाना पेट से डाइजेस्ट होकर के पहुंचा है कहां पे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनम में, वो खाना दोबारा से पेट में ना आए। आप लोग कहते हो ना कई बार हम लोग को वोमिट आ रही है, आपके खाने को देख के आपको वोमिट आएगी, इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रकार की सेल्स होती हैं।
cells which are responsible टू आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ फूड, लाइक इफ अगर आप किसी प्रकार का खाना ले रहे हो और वो आपके पेट में जाके आपको सूट नहीं करने वाला, आपको वोमिट आने वाली है ना, तो उसके लिए भी एक आइडेंटिफिकेशन सेल्स होती हैं। वो सेल आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई अब उल्टी करा दो इसको, ये खाना इसको सूट नहीं करेगा, इसको उल्टी करा दो। तो जनरली आप बोल सकते हो कि अगर हमारा पाइलोरिक वॉल्व के नीचे खाना निकल गया, इसका मतलब है आपको स्टूल होगा, और पाइलोरिक वॉल्व के ऊपर ही खाना है तो आप बोलोगे आपको वोमिट हो सकती है। ठीक है, इट्स ओनली वन साइड ओपन, ये नीचे से ऊपर दोबारा नहीं आ सकती। अगर आप सोचो कि पाइलोरस वॉल्व से ऊपर आ जाएगा आपका खाना जो एक बार नीचे चला गया, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी आपका खाना नीचे से ऊपर ना आए, इसलिए इसको यहाँ पे लगाया जाता है गेट को, वन साइडेड ही होता है। क्लियर है? क्लियर है। देन बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, जो कि एसएससी फिर से पूछता क्या है कि भाई आपकी यानी कि ह्यूमन बॉडी की बॉडी में जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो कहां से स्टार्ट होता है? बताओ जल्दी से, पढ़ चुके हो इतना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? जल्दी से बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? फटाफट से बताओ। आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपके शरीर में प्रोटीन का और फैट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, ये भी बताओ। प्रोटीन एंड फैट स्टार्ट गेटिंग डाइजेस्टेड फ्रॉम वेयर? प्रोटीन का और फैट का डाइजेशन आपके शरीर में कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन और फैट का कहां से स्टार्ट हुआ? जल्दी से आंसर करो। स्टमक से। प्रोटीन भी था, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन ने क्या किया? खाने में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया। रेनिन ने क्या किया? मिल्क प्रोटीन विच इज केसीन, उसको दही में कन्वर्ट कर दिया। एंड लाइपेज ने क्या किया? फैट का डिकम्पोजिशन कर दिया। तो ये आपका हो गया पेट में। अब बात करेंगे ग्रहणी की। ग्रहणी सब लोग बहुत सुव्यवस्थित मानते हैं कि ग्रहणी बहुत सुव्यवस्थित होती है। सो ड्यूडेनम अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ, आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी या ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम में क्या होता है बेटा? आपका जो बाइल जूस होता है और जो आपका पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये दोनों यहीं पे कंबाइन करते हैं आपके खाने से। ठीक है, जो भी खाना आपका पेट से डाइजेस्ट होकर के छोटी आंत में पहुंच रहा है ना, वो सबसे पहले आपका कंबाइन होता है बाइल जूस से, उसके बाद में वो कंबाइन होता है किससे? आपके पेनक्रियाटिक जूस से। तो फिर से देखो फ्लो है हमारा कि मैम यहाँ पे था हमारे पास में माउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ आपका खाना गया कहाँ पे? आपके इसोफेगस में। देन नीचे आए स्टमक में गए, स्टमक के बाद में देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको मोल्डेड ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम से ही पहले संपर्क में आता है आपका क्या? बाइल जूस, और उसके बाद में संपर्क में आता है बाइल जूस को हम लोग बोलते हैं पित्त रस, और फिर आता है हमारा अग्नाशय रस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस। क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ पे आपके कंबाइन होंगे। देन प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका देखो एक जेंजुलम का पार्ट है, जेंजुलम है, एक जगह आपका इलियम है। इलियम अगेन कनेक्टिव पोर्शन होता है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीकम के पास में। एंड यहाँ पे आपको जेंजुलम मिल जाएगा। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, उसको हमने बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलन्स। तो आप जब बात करते हो ना एंड वाले सेक्शन की, तो वहां पे सेमी कोलन्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सेमी कोलन्स जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। खैर, बात करेंगे बाइल जूस की, यानी कि आपके पित्त के रस की। तो पित्त रस जो होता है बेटा, अगेन पित्त रस भी आपके दो प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइडेड होता है। एक तरफ आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ आते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास में क्या आते हैं? इनऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। आपको भी ज्यादा नहीं लिखना है, आपको भी बस ऐसे चित्र बनाने हैं, आपके लाइक फ्लो चार्ट्स बनाना है। सो कार्बनिक पदार्थ को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक पदार्थ की। हाँ जी बेटा, लीवर आपको शायद पता होगा कि आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर ही है, पता है ना सबको। लीवर से एक आपका पाइप निकलता है, वो पहुंचता है कहाँ पे? आपके ड्यूडेनम में, और वहां पे जाकर के ये सिक्रीट कर देता है किसको? आपके बाइल को। तो आप बोलते हो बाइल जूस जो है वो मिलता है कहाँ पे जाकर के? आपके ड्यूडेनम में। सब कुछ हिंदी में तो ये है, कुछ मैं ज्यादा इंग्लिश में बोल रही हूँ क्या? सारा हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ के साथ में हमारे पास में एक जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें निकलता है एक तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरी तरफ निकलता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ये सारे केमिकल्स ही हैं।
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम लोग बात करेंगे, अभी आपको पता है कि जब हम लोग पेट से आए थे, स्टमक से आए थे, तो पेट में पीएच कितना था बेटा? 0.9 से 1.5 था, यानी कि मैम कैसा था? अम्लीय था। कैसा था? अम्लीय था। ठीक है। तो ये जो अम्लीय माध्यम होता है ना, जो खाना अम्लीय माध्यम से आया है, उसको क्षारीय माध्यम में या बेसिक माध्यम में या मीडियम में कन्वर्ट करने का काम जो है वो सोडियम कार्बोनेट करता है, Na2CO3। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का ये काम होता है। देन आते हैं, बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, यानी कि कार्बनिक पदार्थ की। कार्बनिक पदार्थ में हमारे दो पार्ट में हम फिर से डिवाइड करते हैं। एक तरफ आते हैं हमारे पास में पित्त लवण। पित्त लवण हेल्प करते हैं वसा के डाइजेशन में, अपघटन में। और अगर हम पित्त वर्णक की बात करेंगे, बाइल पिगमेंट की बात करेंगे, तो बेटा पिगमेंट, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी स्किन काली है या गोरी है, उसके पीछे का कारण होता है मेलानिन। क्या होता है? मेलानिन। मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर और टिंट टू योर स्किन, है ना। आपकी स्किन को रंग देने का काम मेलानिन करता है। आप ज्यादा धूप में एक्सपोजर करते हो, आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है और आपकी स्किन काली हो जाती है, आपको टैनिंग हो जाती है। वहीं अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मैम ध्रुवों की तरफ रहने वाले लोगों पे, ध्रुवों पे धूप ही नहीं पड़ती। जब धूप नहीं पड़ रही है तो मेलानिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? जब मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी? आपकी काली पड़ेगी नहीं। बशर्ते आपको मैं बता दूं, जिन लोगों का स्किन टोन डार्क होता है, उनकी संभावनाएं कैंसर, स्किन कैंसर से ग्रसित होने की लिमिटेड होती हैं। जिन लोगों की स्किन ज्यादा फेयर होती है, दे हैव मोर चांसेस कि वो क्या करेंगे? स्किन कैंसर से सफर करेंगे, जूझेंगे। क्योंकि आपकी जो मेलानिन होता है वो अल्ट्रावायलेट रेजेस से आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है आपकी स्किन को। ठीक है। इसीलिए जब आप लोग ज्यादातर सनस्क्रीन लगाते हो तो आपके रंग को तो बचा देगी, मेलानिन का प्रोटेक्शन तो कम कर देगी, बट इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर। ठीक है। खैर, सो हम आए थे कहां पे? आपके पिगमेंट्स में। तो पिगमेंट्स दो निकलते हैं, एक का नाम होता है बिलीरुबिन और एक का नाम होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कुछ भी नहीं है बेटा। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आप बोलोगे आपका टॉपिक का नाम है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। सो उस सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड कार्टुसेस, इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट से बोलते हैं। तो आरबीसी का अपना एक टाइम है, एक लाइफ स्पैन है। आरबीसी करीबन 120 दिनों तक, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्प्यूसेल्स या सेल्स जो होती है, वो आपकी 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। अगर आप सही मात्रा में सही चीजें ले रहे हो, सही न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, सही पोषक पदार्थ ले रहे हो ना, तो आपकी आरबीसी 120 दिनों तक काम करेंगी। लेकिन अगर आपका शरीर वीक है, आप सही से पोषण पदार्थ नहीं ले रहे हो, तो आपकी आरबीसी 120 दिन से पहले ही मर जाएंगी। और वो मरेंगी कहां पे जाकर के? आपके लीवर में जाकर के। और जब लीवर में मरेंगी ना, तो वो क्या करेंगी? इंक्रीज कर देगी किसकी मात्रा को? बिलीरुबिन की और बिलवर्डिन की। तो ये जो बिलीरुबिन है और बिलवर्डिन है, जब ये आपके शरीर में ज्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें क्या हो गया मैम? पांडु रोग हो गया है, हमें पीलिया हो गया है। हमें क्या हो गया है? पीलिया हो गया है, पांडु रोग हो गया है। कहते हैं, कई लोगों का ये भी मानना है कि महाभारत से भी रिलेट करते हैं कि पांडवों का नाम जो पांडु था वो इससे पड़ा था क्योंकि पांडु जो कि पांडवों के पिताजी थे, उनका जब जन्म हुआ था तो उनकी स्किन की जो कलर था ना वो येलो था, है ना। नहीं, स्प्लीन वाले पे मैं आऊंगी अंजलि, जब हम लोग 120 में आएंगे। यस, जॉन्डिस, या आप इसको पीलिया बोलते हो, आप इसको पांडु रोग बोलते हो। सो ये स्किन आपकी येलो हो जाती है, तो आप लोगों को नजर आएंगे आपके नेल्स येलो हो गए हैं, आपकी आंखें जो है वो नीचे से येलो हो गई हैं। वो क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब है कि आपके लीवर में बिलीरुबिन और बिलवर्डिन की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, वो ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो जब वो ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है आपने ढंग से खाना पीना नहीं खाया। जैसे आपको कभी भी ऐसा लगे कि हाँ मैम हमें पांडु रोग हो रहा है या हमें क्या हो रहा है, हमें लाइक जॉन्डिस हो रहा है, सो उस कंडीशन में आपने एक पपीता खाना स्टार्ट कर देना है। आपने जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं वो पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना ज्यादा ऑयल से दूर रह सकते हैं ऑयल से दूर रहिए, पपीता खूब खाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। सो उससे आप सही हो जाते हो फिलहाल। तो ये तो हो गया आपका बाइल जूस का काम। बाइल जूस बेसिकली एक तरीके का कैटलिस्ट है, एक तरीके का क्या है बेटा? ये आपका उत्प्रेरक है। मैं बाइल जूस का काम बता देती हूँ। ये उत्प्रेरक होता है, आपके शरीर में आगे होने वाले जो पाचन का जो स्पीड अप है या स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है, तो आपकी खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ये काम आपका पित्त लवण करता है, या आप बोलोगे पित्त रस करता है, बाइल जूस करता है। जिन लोगों को बाइल जूस की रिडक्शन हो जाता है, नहीं प्रॉपरली बन रहा है, तो उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है? उनका खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए लीवर का काम करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। देन बात करेंगे आपकी किसके? अग्नाशय की, यानी कि अग्नाशय मतलब अग्नाशयी रस। ठीक है। अग्नाशयी रस। ठीक है। यानी कि पेनक्रियाटिक जूस। अब देखो बेटा, आपने जो भी खाना अभी तक खाया वो खाना हम लोग अभी तक खाना बोल रहे थे,
लेकिन पेट से गुजर करके आने वाला जो खाना वो खाना नहीं रहा है, अब वो क्या बन गया है, लुगदी बन गया है। लुगदी जस्ट लाइक ये अखबार लिया आपने और वो जो अखबार है उसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद में अखबार आपका नहीं ऐसे काला सा गंदा सा हो जाता है, न्यूज़पेपर गंदा सा हो जाता है वो काला सा, वैसे ही आपका खाना जो है अभी हो चुका होता है, क्योंकि वो आपका एसिड जो है उसके उससे होकर के आ रहा है, गुजर के आ रहा है, आपके दांतों ने उसको आपको ब्रेक कर दिया है खाने को, तो अभी वो लुगदी बन चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइन। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं काइन। तो इसीलिए आपका जो खाना है या आपके जब जूसेस मिलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में हमारे पास में बेसिकली 4 जूस होते हैं, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, स्टीएप्सिन, अमाइलोप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये 4 आपके जूसेस होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। तो पहला होता है ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, काम क्या करेगा मैम, फिर से सीपीएफ है हमारे पास में मैम, कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किसमें, आपके अमीनो एसिड्स में, ठीक है, किसमें करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अमाइलोप्सिन क्या करता है मैम, ये कन्वर्ट करता है किसको, आपके स्टार्च को माल्टोज शुगर में, फिर से स्टार्च, खाने में मौजूद स्टार्च को किसमें कन्वर्ट किया था, शुगर में कन्वर्ट किया था, किसने, आपके सलाइवरी अमाइलेज ने। सो अमाइलोप्सिन जो है वो क्या कर रहा है, स्टार्च को, अभी भी जो बचा हुआ स्टार्च आपके खाने में है जिसका माउथ से डाइजेशन नहीं हो पाया है, तो वो फर्दर आपके जब छोटी आंत में आता है ना, तो वहां पे ये माल्टोज में इसको कन्वर्ट कर देता है। स्टीएप्सिन का काम क्या है बेटा, ये कन्वर्ट करता है आपके इमल्सिफाइड फैट को किसमें, आपकी फैटी एसिड्स में, ठीक है। इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आपके फैट को हम छोटे छोटे स्मॉलर सेक्शन में ब्रेक करते हैं, तो उसको इमल्सिफाइड फैट बोल देंगे। तो उस इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है स्टीएप्सिन। एंड जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है बेटा, ये पॉलीपेप्टाइड्स, हमने क्या किया था, खाने में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक किया था, तो खाने में जो आपके अभी भी बचे हुए पॉलीपेप्टाइड्स है ना, उनको फर्दर कन्वर्ट कर रहा है किसमें, आपके अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड से फर्दर आकर के आपको क्या करते हैं बेटा, आपकी बॉडी में आप बोलोगे हेल्प करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर, ठीक है। सो इतना क्लियर है, आप पेनक्रियाटिक जूस तक आ गए, ठीक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हो, सिंपल सी बात है, छोटी सी आंत है, पता है आपकी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती होगी, किसी को भी आइडिया तो बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, किसी को भी पता हो तो मुझे बताइए कि मैम हमारी जो छोटी आंत होती है वो इतनी लंबी होती है, किसी को पता है। हमारी पूरा शरीर 5 फीट का होता है, लेकिन हमारी जो आहार नाल होती है वो 33 फीट लंबी होती है, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होगी, वेरी गुड अभिनव, 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर लंबी होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल होती है क्योंकि इसका डायामीटर छोटा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर बड़ा होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर ये आपका डायामीटर होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये होगा डायामीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अगर बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बेसिकली और मेजर फॉर्म में अगर आपका जो खाना डाइजेस्ट होता है, जिसमें से अब्सॉर्प्शन का काम होता है, क्योंकि 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन थे, इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डेफिकेशन, तो आपका जो अब्सॉर्प्शन का, अवशोषण का काम होता है ना, वो किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जैसे ही आपका काइम यानी कि लुगदी बना हुआ भोजन पहुंचता है कहाँ पे, छोटी आंत में, तो छोटी आंत में आने के बाद में वो ड्राई होता है, तो फिर छोटी आंत में जैसे आता है, तो छोटी आंत से निकलते हैं क्या, आपके जूस, जूस निकल रहे हैं, यानी कि कौन से जूस निकल रहे हैं, आंतरीय रस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आंतरीय रस निकल रहा है, यानी कि इंटेस्टिनल जूस निकल रहा है। और कितना निकल रहा है, करीबन 1 से 1.5 लीटर निकल रहा है। आप लोग दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी नहीं पीते हो, 1 से 1.5 लीटर जो है ये आपका आंतों से निकलने वाला पानी है, ठीक है, या रस है, आंतरिक जूस है। ये कहां से निकलता है बेटा, ब्रूनर नाम की ग्रंथियां होती है, ब्रूनर या लिवरकन की प्रगोही कार्य, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रूनर या लिवरकन की प्रगोही कार्य, प्रगुहिकार्य, ये नाम होता है इसका पूरा। मैं आपको सिर्फ ब्रूनर या लिवरकन ग्लैंड्स बोलती हूँ, तो ये जो ब्रूनर और लिवरकन ग्रंथियां होती हैं, ये आपका ये रस को निकालती हैं। इसके अलावा आपने रस निकाला, मतलब ग्रंथियों ने रस निकाला, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना था उसका खूब ज्यादा मंथन हुआ, उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने चर्न किया, खाने को मिलाया अच्छी तरीके से, घोट घोट करके सारी चीजों में खाना मिला, मिलने के बाद में वो अपने डिकम्पोजिंग फॉर्म में आ गया, और उसके बाद में छोटी छोटी आंखें, मतलब आंखें नहीं होती, बेसिकली आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें उंगलियों के समान आपके कुछ इस प्रकार की अंदर की वॉल जो होती है ना, उनमें ऐसी रचनाएं बनी होती है, दोनों साइड से आपका एक पाइप है, उसके अंदर इस तरीके की रचना बनी हुई है, छोटी छोटी उंगलियां बनी हुई है,
इन उंगलियों की वजह से आपकी जो छोटी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसको इंटरनल सरफेस बहुत ज्यादा मिल जाता है, मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो इस इन वाली जो आपकी ये आपकी जो बॉडी है स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं विलाई या विली भी बोलते हैं। सो ये जो विली होती है वो क्या करती है, अब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो आपका अब्जॉर्प्शन होता है। एंड फाइनली अब्जॉर्प्शन के बाद में अगर आपसे बोला जाता है कि टोटल कौन कौन से जूसेस होते हैं, सो आप याद कर सकते हो कि मैम इंटेरोकाइनेज, रेप्सिन, आर्जिनेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड लाइपेज, ये आपके क्या होते हैं, जूसेस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं। तो ये कंबाइनली आप बोल सकते हो कि इंटेस्टिनल जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। एंड ये आपका इंटरनल स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है। देन आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से, आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्शन होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। बीच में पड़ता है हमारा सीकम। अब सीकम क्या बला है, सीकम कुछ नहीं है मैम, इट इज कनेक्टिव ऑर्गन जो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को मिलाते हैं। तो सीकम बेसिकली क्या काम करता है, सीकम आप बोलोगे कि आपके फूड में सीकम ही वो एरिया है जहां पे वो बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि डाइजेस्ट करता है किसको, सेल्यूलोज को। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सीकम का आकार जो होता है वो छोटा होता है, और वो जो बैक्टीरिया जो कि आपकी सीकम, ये जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करता है, वो पनप नहीं पाता, डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए ह्यूमन बॉडी में आपका सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन सीकम में होना चाहिए, बट ह्यूमन बॉडी में वो नहीं हो पाता, बिकॉज हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सीकम होता है इट इज क्वाइट स्मॉल, छोटा होता है। फिर सीकम से आपका खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो बचा कुचा जल होता है, लवण होते हैं, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन जल और लवणों को अब्सॉर्ब करने का काम करती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। एंड फाइनली, अरे नहीं यार, की एक मिनट, स्लाइड शो, ठीक है। और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे आपका जल और खनिज लवण जो होते हैं अब्सॉर्ब होते हैं। देन खाना जाता है आपके रेक्टम में, यानी कि मलाशय, इसको मलाशय बोलते हैं। समय समय पे आप जाते हो, ऐसा नहीं करते कि मैम हर वक्त आपको आ गई कि अभी जाना है मुझे, अभी आना है मुझे, अभी जाना है, ऐसा नहीं होता। आप उसको स्टोर करते रहती है आपकी बॉडी रेक्टम में। एंड फाइनली जब पूरा स्टोरेज कंप्लीट हो जाता है, फुल हो जाता है, तो आपका जो खाना होता है वो समय समय पे एनएस के थ्रू डिफिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। लूज मोशन एंड कॉन्स्टिपेशन क्यों होते हैं भाई, लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन क्यों होते हैं, पता है किसी को, एनीवन जो जानता हो कि मैम लूज मोशन क्यों होते हैं, जो जानता हो मैम कॉन्स्टिपेशन क्यों होते हैं, किसी को भी बताओ तो बताओ, एनीवन। कमेंट आ रहे हैं ना मेरे तुम लोगों को, अभिनव एंड ऑल, जल्दी से बताइए। लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है आपको, चलो दो क्वेश्चन है आप लोगों के आज के। एक तो है कि रीजन बिहाइंड लूज मोशन एंड कॉन्स्टिपेशन, बीमारी है, ठीक है, क्यों हो गया आपको कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन, तो इसके बारे में आपको आंसर करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन स्टमक। और एक और क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को, वो ये था कि वॉमिट आइडेंटिफायर कौन सी सेल होती है, वो कौन सी सेल होती है जो कि आपका वॉमिट को वॉमिट करती है, ठीक है। रीजन नहीं पता मैम, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, किसकी फ्रीक्वेंसी, अरे वो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करिएगा, नहीं करोगे तो मैं कल आपको बता दूंगी। ये क्वेश्चंस जनरली ह्यूमन क्यूरियोसिटी के आउट ऑफ रिजल्ट आते हैं। हाँ, एचसीएल किससे निकलता है, तभी तो मैंने बोला कि एचसीएल किससे निकलते हैं, कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, वोमिट आइडेंटिफायर सेल कौन सी होती है स्टमक में आपके, और लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। सो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को करने हैं। इस हाँ, एचसीएल जो होता है वो कौन सी सेल से निकलता है स्टमक की, ये भी बताना है आपको, ये तीनों चीजें यहाँ पे आ गई हैं। तो इसका आंसर आई होप कि आप लोग सर्च करोगे, देखोगे, ढूंढोगे और फिर मुझे बताओगे। आई होप कि जिन लोगों ने मुझसे पहली बार पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको समझ में आया होगा। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा तो उनकी तो बात कोई बात नहीं है, बट जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके होंगे तो कोई बात नहीं, बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा, समझ में आया कि नहीं आया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो
Thank you so much, everyone. Thank you so much for watching the session. Till then, tata, bye bye, take care, and again, God bless you all. Thank you so much. Bye.